उसके हिसाब से ये देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से कहता है उस हिसाब से नहीं देना चाहिए। इसके इतने अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो गए हैं, और लीगल लोग, मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूँ, वो हर इंटरप्रिटेशन को मानते हैं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। कुछ लॉयर्स तो मुझे ऐसे कहते हैं कि जो जज कहे सो ठीक है। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। हाँ जी सर। तो ये जहां तक ये अप्रोच रहेगा अपने लीगल फ्रेमवर्क में, तब तक बहुत मुश्किल है। अब पीआईओ को ट्रेन भी करो तो क्या ट्रेन करो। मैंने सुना है कि कमिश्नर्स वगैरह जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और उनको ये कहा जाता है कि कैसे नई इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज करनी है, वो फोकस हो जाता है। मुझे एक जगह ऐसे बुलाया गया था, और जब क्लियर हुआ कि उनको ये जानना है कि कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, उन्होंने, और मैं नहीं एग्री हो रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सर हम आज कर ये सेमिनार बंद कर रहे हैं। चैरिटी कमिश्नर मुंबई में ये हुआ था। एक्चुअली राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी राइट टू डिनायल हो गया सर। सही बात है, और अभी डीपीडीपी एक्ट नोटिफाई हो जाएगा तो फिर तो एकदम राइट टू डिनायल बन जाएगा, क्योंकि हर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो बड़ा करने का छूट हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं सर, घर में खाना खाते हैं, जाके पहाड़ को धक्का लगाते हैं। ये आरटीआई एक्ट ऑलमोस्ट डेड। नहीं, बता रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जजमेंट है। जजमेंट में आपको एक ठो सीआईसी का बात हम बोल रहे हैं, एक ठो भी केस में सेक्शन 21 और 19(8)(b) का इन्वोकेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि यही समझा जाए तो चीज समझ सकते हैं, जो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें ये दो सेक्शन का इन्वोकेशन का हो सके। और नहीं तो कमिश्नर का पता ही नहीं है आरटीआई एक्ट के बारे में, ये कहाँ क्या करना है। उसको खाली देखना है, इन्फॉर्मेशन दिया नहीं दिया जाके खोज लो, बस ये दो ही चीज लिखना जानते हैं, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं लिखना जानते हैं। मेरे हिसाब से जनता को इस पे डिस्कशन करना चाहिए कि एक्ट का मीनिंग क्या है, और 81J का अमेंडमेंट अपोज करना चाहिए डट के, हर फोरम से चिट्ठी लिखे, ईमेल भेजें, सेमिनार्स करें, वेबिनार्स करें। अगर ये हमने नहीं किया तो ये आरटीआई खत्म कर देंगे। ऑलरेडी तो हो ही गया है आरटीआई एक्ट। मैंने हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, संडे बैठते हैं, गड़ा हुआ मुर्दा को खोद के निकालते हैं, देखते हैं, नहीं फिर नहीं गड़ के नहीं चला नहीं, जाते हैं। ये कहना ऐसा ही भी करते हैं गलत कुछ। होगा। कई नहीं सर, हम कमिश्नर्स लोग और का कुछ ठोस कदम उठाना होगा, एक कॉस्मेटिक अप्रोच हो रहा है। वी हैव टू टेक सम कॉन्क्रीट डिसीजन। कई पीआईओ और कमिश्नर्स कानून के स्ट्रिक्ट हिसाब से इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम नहीं कोर्ट के, नहीं, कमिश्नर पीआईओ को ट्रेनिंग का दरकार नहीं है, कमिश्नर खुद ब खुद ट्रेनिंग हो जाएगा। कमिश्नर अगर दो चार ठो पीआईओ को पेनल्टी लगा देना तो सब बाप बाप बोल के ठीक हो जाएगा। ये कमिश्नर तो पेनल्टी लगा देता है, पनिशमेंट करा देता है, भाई पढ़ लो, किताब खरीदो, पढ़ो और ठीक सही ठाक बात है। जवाब दो, नहीं, लाइन में आ सूचना जाएगा। आयोग के जज जो होते ये हैं बात सर, ठीक। सबसे पहले तो अफसर हैं, उनको हटाया जाए, उनको जज में जज, जो जज नहीं, रिटायर्ड जज जज नहीं है, उनको वो जज लगाया नहीं जाए। है, जज नहीं है। सूचना आयोग जज नहीं होता है, स्टैट्यूटरी लॉ है, वो क्वासी जुडिशियल फोरम है, वो हाई इसलिए तो कोर्ट नहीं का हो रहा है जज नहीं। जुर्माना ना, क्योंकि वो भी रिटायर्ड अफसर होते हैं ना, वो अपने अफसर पर थोड़े कार्रवाई करेंगे। अरे वही बहुत तो ऐसा हम बोल रहे हैं। नहीं, मैटर मैंने इसका भी पहले देखा भी है। बहुत रिटायर्ड ऑफिसर आए हैं, जसवर्धन आजाद साहब थे, वो भी एक आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो सब जसवर्धन अफसर ऐसे आजाद नहीं ना साहब, होते हैं। नहीं हो, करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। सब एक ना हो, बल्कि सब बैठे रहे हम लोग, कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ हाँ, तो करना ये होगा वहां ना। पर हो सर, लाइव सुनवाई अगर होए ना, सूचना आयोग में लाइव सुनवाई होना चाहिए, जनता देखे उसको, फिर इसमें बदलाव आप आएगा। पहले देखिए था जनता में कितना परसेंट सिटीजन आरटीआई एक्ट के बारे में अच्छा खासा नहीं जानकार है। सर, कहाँ, वो तो तो खैर किसको हम लोग सुनाइएगा, देख रहे हैं। भैंस का सामने बीन बजाने से कुछ फायदा होगा। नहीं नहीं कोई फायदा तो नहीं है। पहले पहले ठीक करने का वही शॉर्टकट तरीका है। कमिश्नर को, जो आयोग में है कमिश्नर, उनको पीआईओ और फास्ट पीआईओ को पानिश करना होगा, सेक्शन 20 में पेनाल्टी करना होगा, और 19(8)(b) में एप्लीकेंट को आपको कॉम्पेंसेशन देना होगा। वो जाए ना, हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट जाए, एक बार हाईकोर्ट जाने से पता चल जाएगा कि क्या क्या धक्का होता है। मेरा एक केस में, नागपुर का केस था, 2015 का केस है, उसमें उसको 25,000 पेनाल्टी किया था पीआईओ को, वो आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में रगड़ रहा है, 9 साल हो गया, अभी तक हियरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है।
तो पता है, हाँ, तो उसको होता उसको है। वो रिटायर हो गया, जो पीआईओ था वो रिटायर हो गया, लेकिन बेचारा बुढ़ापे में दौड़ रहा है, उसको पता चल गया आरटीआई एक्ट क्या है। वैसा कमिश्नर था उस टाइम, अभी नहीं है। अभी जितना वर्स्ट ब्यूरोक्रेट होता है वो लोग को लाके बैठा देता है, जाके क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन ना मिले, पेनल्टी भी ना लगे। आप सीआईसी का 5 साल का, लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड देख लीजिए, जजमेंट देख लीजिए, सब जज का एक बार भी पेनल्टी नहीं लगाया किसी को, सब ठीक था, सब पीआईओ ठीक ठाक काम किया, ये मानना होगा। और हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो जाके देख तो ला रहे हैं, 2000 तो अगर हमको दिया जाता है कि हम जाके देख लेंगे पीआईओ का काम क्या है। 2022 में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी राजा पकड़ को लगवाया था 25,000 का जुर्माना, 2022 में। ये देखिए ना, तब आज का जो टॉपिक है, सुनिए सुनिए, आज का जो टॉपिक है ना, ये पीआईओ को ट्रेनिंग के बारे में, सेक्शन 26(1)(d) का सेक्शन है आरटीआई जी एक्ट सर, का। जी जी। 26(1)(d) का सेक्शन का बारे में, जो ट्रेनिंग देगा, जो ट्रेनिंग लेगा, कितना को पता है, पूछिए एक बार। बिल्कुल सही सर। तो आप किसको ट्रेनिंग दीजिएगा? मैंने बोला ना, भैंस का सामने बीन बजाने से कुछ फायदा नहीं है। कुछ हमको फायदा है अगर नहीं। एबीसीडी ज्ञान नहीं रहेगा, तो शेक्सपियर का किताब थमा देने से हम क्या घंटा पढ़ेंगे उसका? ना ना, कहाँ पर रहेंगे। सही हो रहा है, हम लोग यही कर रहे हैं बैठ के। चलिए, आशीष नारायण जी हो गया, अब इसको ज्यादा अपन को वैसे नहीं लेना है। सर, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली पीआईओ को ट्रेनिंग को लेकर के है, और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इनकी जो जजमेंट हैं, जैसा कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, तो ये तो समझ में आता है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको ट्रेनिंग का पूरी तरह से अभाव है, और कुछ भी जवाब ये देते रहते हैं। इस बात को लेकर के क्या आपके विचार है, शैलेश सर? ट्रेनिंग तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से पीआईओ को भी अपॉइंट करने के पहले एक छोटा सा टेस्ट जैसा होना चाहिए कि इसको ये आरटीआई एक्ट समझ में आता है कि नहीं आता है। हम्म। और दूसरा है कि आई थिंक ऐसे लोगों से ट्रेनिंग दिलाना चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंसी समझते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने देश में कि ट्रांसपेरेंसी की समझ ही नहीं है। और तीसरा एक चीज जो है, मैं समझता हूँ अपने आरटीआई यूजर्स को करना चाहिए कि अपने आप भी ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। कई जगहों पे ये देखा है, बीच में ये मूवमेंट चलाया था कि सब आरटीआई एप्लीकेशन और जवाब वेबसाइट पे आए हैं। कुछ आरटीआई यूजर्स ने ये अपोज किया, बोला हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारा एड्रेस नहीं आना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी सब जगह लागू होता है। जो लोग ट्रांसपेरेंसी से खिलाफ हैं, उनको आरटीआई के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। जो विश्वास जी कह रहे हैं सही बात है कि कमिश्नर्स खुद ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे कमिश्नर्स कहाँ से आरटीआई कोई चलाएंगे? और पीआईओ को भी सवाल ये कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। ये सब ट्रेनिंग दे रहे थे, पहले मेरे जैसे लोगों को बुलाते थे ट्रेनिंग देने को, अब वो नहीं बुलाते हैं, कहते हैं ये तो सब दिखाने को बोलते हैं। उनको ऐसे ट्रेनर्स चाहिए कि जो नहीं दिखाएगा, जो कहेगा कैसे नहीं दिखाना, उसके तुक्के बताएगा और उसके टेक्निक्स बताएगा। तो ट्रेनिंग यूजफुल है प्रोवाइडेड सही ट्रेनिंग दी जाए। और वो सही ट्रेनिंग कहाँ से लाए वो तय करना थोड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट एजेंसी जब तय करती है ट्रेनर्स लाने को, तो ऐसे ही ट्रेनर्स लाते हैं कि जो ओपेसिटी में मानते हैं। तो ये थोड़ा विषय मुश्किल है इसको समझना कि करें कैसे। अगर जो लोग अपॉइंट करने वाले ट्रेनर्स को वही ट्रेन ट्रांसपेरेंसी में उनको विश्वास नहीं है, पारदर्शिता में विश्वास नहीं है, तो ऐसी ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा? जी, वीरेंद्र जी। हाँ सेक्शन 11 को एग्जाम्पशन माना गया है और बहुत सारे जी। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्जाम्पशन बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि तुम्हें क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए ये बताओ। तो ये पोजीशन में आप ट्रेनिंग क्या देंगे? सुप्रीम कोर्ट के वो जज बताएंगे कि अरे कारण देना पड़ेगा। पहले 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 तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही ट्रेनिंग दिया जाए। हाँ, तब कुछ बात हो। फंडामेंटल राइट्स क्या है ये हम समझें, आत्मसात कर लें कि फंडामेंटल राइट किसको, मूलभूत अधिकार क्या है। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स है जो सब मानव को जन्म से मिलता है। बिकॉज आप मानव के जन्म लिया है, इंसान का जन्म लिया है।
शेर कुत्तों को नहीं, वो अधिकार नहीं होता जो आदमी को होता है। ये बेसिक समझ की लैक है। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में अभी कह चुके हैं कि रीजन बताओ। रीजन बताने को जैसे कह दिया तो उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, इलीगल अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का और कानून का। तो ये ना करके हम कहेंगे ट्रेनिंग करो, ये करो, ये सब दिखावे की बात हो जाती है। वो कहते हैं हमने ट्रेनिंग कर लिया, क्या ट्रेनिंग किया, कैसे नहीं देना सूचना। वो ट्रेनिंग लेके और सशक्त हो जाता है सूचना नहीं देने को। तो मेरे हिसाब से तो हमें इसकी चर्चा, और ये हम नहीं कर रहे हैं, जो आरटीआई यूजर्स है वो इसकी चर्चा नहीं कर रहे कि कानून का मतलब क्या है, कानून का उद्देश्य क्या है, कानून कैसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कमिश्नर के जजमेंट जो गलत है उनके उधेड़ देना चाहिए, उनके डिस्कशन होना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे हम ऊपर ऊपर ही बात करेंगे, हाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, मजा करके 4 दिन की छुट्टी ले लो, काम कुछ मत करो। तो मैं ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं हूं, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि पहले तो ये तय करना चाहिए कि पारदर्शिता की तरफ ट्रेनिंग जाएगी या अपारदर्शिता की तरफ जाएगी। और यशता का ये एक्सपीरियंस है हमारा महाराष्ट्र में कि जो लोग पहले बुलाते थे वो सब उनको बंद कर दिया बुलाने का, जो क्यों पारदर्शिता। देवेंद्र जी, शैलेश सर जिस तरह से कह रहे हैं देवेंद्र जी, ये सही बात है कि ट्रेनिंग आप दे दो तो लोग और भी ज्यादा इस दिशा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे कि जानकारी और कैसे तरीके से डिनाई करनी है, क्योंकि आदेश तो उनको मिल ही जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे जो डिनाई करने वाले। क्या लगता है आपको? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 में 2022 में हमारे यहाँ जो है मुख्य सचिव जो पहले हुआ करते थे एम के राउत, वो जो है यहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त थे। इन्होंने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई ट्रेनिंग देने के लिए, और उस ट्रेनिंग की बैठक के लिए मैं भी गया कि मेरे को भी एंट्री मिल जाए। तो हमें मना कर दिया गया कि आप लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। हम लोग बाहर खड़े रहे, मैं, अनिल अग्रवाल और कुछ लोग और थे साथी लोग, वो खड़े रहे। और जब हम लोग खड़े रहने के बाद देखे, पूछे, जाने समझे, तो वहां पे ये बताया गया कि वहां पे तो ये मुद्दे उठा रहे थे अधिकारी कि सर ये सूचना ऐसे मांगते हैं, ये सूचना ऐसे मांगते हैं, हम इसको कैसे दे सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो मुख्य सचिव साहब उनको ज्ञान देते हैं कि नहीं, ये नहीं, ये सूचना देनी नहीं है तुमको, ये तुमको सूचना नहीं देनी है। तो जैसा कि सर ने बोला कि वहां पे वैसे लोगों को ही बुलाया जाता है और वैसे लोगों को ही सुनने लोग, ऑडियंस भी पहुंचते हैं, जो लोग उनको ऐसे उपाय सिखाते हैं जो सूचना नहीं देने के फंडे हो। इसका सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो आज का विषय में, इस विषय के टॉपिक में अगर अनुमति हो तो 2-3 मिनट लगेगा सर समझाने के लिए, और बहुत हाँ काम की बात। बोलिए। इन लोगों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है मालूम है? प्रथम अपील। प्रथम अपील में क्या सिखाया जाता है? प्रक्रिया का पालन मत करो, प्रक्रिया का पालन मत करो। फिर आयोग में जो ट्रेनर होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप प्रक्रिया का पालन मत करो, शिकायत है तो जांच मत करो, अपील है तो उसकी जो प्रक्रिया चलनी चाहिए उन प्रक्रिया को 19(5) और अदर प्रक्रिया का फॉलो ना करो। जब आप डिसीजन को दे रहे हो, आप किसी अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को डिसीजन दे रहे हो उसके पक्ष में, लेकिन वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, उसका कारण ये होता है कि जो प्रक्रिया होती है ना, जो प्रक्रिया चलाई जाती है, वो विधि की मंशा के और विधि के सिद्धांतों प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जाती। इसी कारण वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाने का उनका राइट नहीं है, हम उनको राइट देते हैं कि उनके साथ जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी, उसको जुर्माना लगाया जाना था तो जुर्माने से पहले उससे कारण पूछा जाना था, नहीं पूछा जाता। उससे जब वो सूचना दी जानी है तो सूचना दी जाने से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिए था, नहीं सुना जाता है ना। उनसे 19(5) के जवाब नहीं लिए जाते, उनसे शिकायत की जांच नहीं की जाती, लेकिन जांच किए बगैर जो है जुर्माना लगा दिया जाता है और वो चले जाते हैं कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद वहां पे क्या होता है कि कोर्ट में वो प्रक्रिया को खींचते हैं लंबा, कि 5 साल 10 साल चलता रहे। ऐसे में आपको सूचना का औचित्य खत्म हो जाता है और सामने वाला डिपार्टमेंट आपको ये बोल के मना कर देता है कि भाई ये मामला तो कोर्ट चला गया है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते, ये डिस्प्यूटेड मैटर है, तो आपको सूचना नहीं मिली। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा कि आप जब भी आवेदन करें, चाहे अपील करें, चाहे शिकायत करें या कुछ भी करें, वहां पे अगर कोई भी सामने वाला जो निश्चय देने वाला व्यक्ति है वो अगर कोई शॉर्टकट का रास्ता अपनाता हो, भले आपके फेवर में काम कर रहा हो, तो आप हाथ जोड़ के विनती करके उनसे निवेदन करिए, सर आप शॉर्टकट का रास्ता मत निकालिए, आप उसको पूरा मौका दीजिए, उसको सुनिए, उसका पक्ष लीजिए और उसके पक्ष को लिखिए, उसके बाद ही निर्णय दीजिए।
क्योंकि अगर आपने उसकी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, वो नहीं आ रहा है और आपने मेरे फेवर पे निर्णय दे दिया, तो वो कभी भी मेरे हित कर नहीं हो सकता। राहुल सिंह साहब ने 46 बार समन दिया। क्यों दिया? क्योंकि भैया उसका हाजिर होना जरूरी है। जब तक वो हाजिर नहीं होगा, उसका पक्ष नहीं रख लिया जाएगा, उसके विरुद्ध कोई भी निश्चय दिया जाएगा, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। राहुल सिंह साहब 4-4 पेज, 5-5 पेज, 10-10 पेज का निर्णय देते थे। क्यों देते थे? वो इसलिए देते थे क्योंकि वो जानते हैं कि उनको प्रक्रिया लिखनी है, कि उसने पहले मामले को सुना, फिर मामले के बाद क्या हुआ, वो निर्णय पे क्यों पहुंचे, क्यों विवेचना की, क्यों वो आदेश दिया, और उस आदेश के पीछे उनके क्या लॉजिक्स है। उन सारी बातों को लिख के वो अपना ऑर्डर देते थे, ताकि उनके ऑर्डर क्या हो, चैलेंज ना हो। यही काम कोर्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ के सूचना अधिकारी क्या करते हैं, एक पेज में जो है ऑर्डर शीट बना देते, और एक पेज में ऑर्डर शीट बना देते, नहीं ये जो सूचना मांगी गई है ये विधि पूर्ण नहीं लगती है, ये जो सूचना मांगी गई है बहुत अस्पष्ट कंडीशन की है, ये तो प्रश्नात्मक है, ये तो व्यापक है। अरे भाई, ये लॉ में कहाँ लिखा है? लॉ में किसी प्रावधान में लिखा है क्या कि ऐसी सूचनाओं को देने से इंकार करना है? अरे भाई, कोर्ट के डिसीजन आए हैं, बिल्कुल उसका सादर पूर्वक हम उसको विधि मानते हैं, लेकिन कोर्ट के निर्णय आते हैं भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से कि सामने वाले का मामला क्या है। जैसे मैं किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। मैंने अभी बीच में सेल्सा पिंटो की बात आई, मैंने सेल्सा पिंटो का डिसीजन खोल लिया। उसमें 5वें नंबर पॉइंट में उसने सवाल किया, 3-4 सवाल किए उसने, कि उसमें किन किन की नियुक्ति हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर बाद में 5वां सवाल कर दिया कि ये नियुक्तियां क्यों नहीं की गई। तो आखिरी में जब डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सबसे पहले क्या बोला, ये 2F को पढ़िए, 2F में क्या है। एकदम सही कहा। फिर बाद में बोला कि उसको जो है फोल्ड ऑफ क्वेश्चंस बना के आप किसी भी तरीके की सूचनाएं नहीं मांग सकते। तो हमने क्या बोला कि वहां पे तो उसने क्वेश्चन लिख दिया, तो आप क्वेश्चन लिख दिया तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लोगे तो सूचना नहीं मिलेगी। अरे नहीं भाई, आप सबसे पहले केस के प्रिलिमिनरी केस को पढ़ो। प्रिलिमिनरी केस क्या था? उसके 5 बिंदु के पॉइंट थे, 5 बिंदु में 3 की सूचना दे दी गई थी, 2 की सूचना नहीं दी गई थी। 2 की सूचना क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि उसने बोला कि उसकी नियुक्तियां क्यों नहीं की गई। अब नियुक्तियां क्यों नहीं की गई, वो 2F की सूचना तो है नहीं, ना तो वो हेल्ड है, ना कंट्रोल्ड है, ना किसी सामग्री के रूप में। एक तो हम लोग क्या समझते हैं सूचना का मतलब, कि सूचना का मतलब होता है जानकारी। अरे भैया, नहीं, जानकारी तो राहुल सिंह जी ने इस विषय पर हम लोगों ने, देवेंद्र जी आपको याद होगा, गांधी सर भी थे उन सब मीटिंग्स में, राहुल सिंह सर ने और सभी ने इस विषय पर जब चर्चा हुई थी कि काल्पनिक प्रश्न हमें नहीं पूछने हैं। प्रश्न, क्वांटिटेटिव प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब सब इस तरह ठंडे से, हैं। हाँ, मैं आपको वीरेंद्र बता जी रहा जिस तरह से कह रहे थे कि वाई हु, मतलब ठीक है, वाई जो है वो बहुत ही ज्यादा काल्पनिक टाइप का हो जाता है कि मतलब क्यों ऐसा हूँ। नहीं नहीं हुआ है, नहीं 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 क्या नहीं ऐसा सर। होगा, या इस कुछ तो तरह से, है ना। नहीं इसमें वाई सर, वाई मेरे पर को तो अपनी बात एक इवन बार रखने दीजिए, वाई पर मैंने तो 2-3 नियमावली मिनट बन इसलिए चुकी बोल थी। रहा था। आप कई स्टेट्स की नियमावली देख लीजिए, 2013 में नियमावली बन गई थी, 2013 की जनवरी में 2013 में जो नियमावली बनी उसमें यह था कि क्यों वगैरह का उत्तर नहीं दिया जा सकता। फिर खैर वो नियमावली हाईकोर्ट में चैलेंज हो गई। उसके बाद फिर जो दूसरी ड्राफ्ट हुई जून 2013, वो अभी वैलिड है। उसमें फिर ये वो क्लॉज कट कर दिया गया कि जो वाई किंतु परंतु इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। हाइपोथेटिकल नहीं लेकिन होने उसमें चाहिए, बाकी हाँ क्वांटिटेटिव यस होना चाहिए। नहीं, हाँ, मैं हाँ, मैं मैं लेकिन ये कुछ कि बात करना जो चाहूंगा मेरा इस कहना है कि जो WH क्वेश्चन अवॉइड किया जाए ड्राफ्टिंग में, तो पीआर यदि अप्लीकेंट अपनी ड्राफ्टिंग अच्छे से करे और अभिलेखात्मक मांगे और प्रश्नात्मक ना मांगे, तो पीआर को मौका ही नहीं मिलता कि वो प्रश्नात्मक होने के कारण वो मना कर दे। तो अभिलेखात्मक सूचना मांगी जानी चाहिए ताकि वो हेल्ड में भी आ जाए और वो ये भी चीज ना हो कि एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन का विषय हो। इस तरह से ड्राफ्टिंग की जानी चाहिए। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। मेरे हिसाब से कानून का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करें तो वाई व्हाट वगैरह पूछ सकते हैं, रिकॉर्ड पे है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। वाई करेक्ट है। वाज नॉट वाई वाज नॉट सिलेक्टेड, अगर रिकॉर्ड पे दिया है कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ तो देना है, नहीं तो कहना चाहिए नो, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। ये मानता हूं मैं। मगर ये कहना कि क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा सकता, ये गलत है। और दूसरा एक चीज मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, देवेंद्र जी ने कहा कि पीआईओ को सामने हाजिर करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। उसको एक मौका दीजिए आप, या ज्यादा से ज्यादा 2 मौका। 40 बार मैं तो किसी को नहीं देता था, मैंने 2 बार के ऊपर किसी को मौका नहीं दिया प्रेजेंट करने को, और वो नहीं आता था तो मैं बराबर मैसेज दे देता था कि अभी नेक्स्ट मैं समन्स इशू करूंगा, और उसके बाद
अरेस्ट वारंट इशू करूंगा अगर आप नहीं आए तो। 40 बार या 30 बार बुलाने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कमिश्नर मैं फिर कुछ काम ही नहीं कर पाएगा मैं इफेक्टिवली। 46 बार का समर्थन नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूं कि अगर उनको नहीं सुना जाता है तो 70% केसेस इसी कारण से कोर्ट में स्टेब्लिश हो पाते हैं वो क्योंकि उनको नहीं सुना गया। क्योंकि कोर्ट्स के निर्णय का कोई मापदंड नहीं है। So I would not go by this kind of thing. I would say, if अगर कोर्ट में मुझे जाना हो तो मैं ये कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई है 1 बार या 2 बार, उससे ज्यादा 10 बार 20 बार अपॉर्चुनिटी ऑफ हाँ, कोर्ट में, ये तो गैर कानूनी है, ये करेक्ट बिल्कुल है, इलॉजिकल है। इनलॉजिकल है। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जो एक इनफैक्ट और एक विख्यात चीज थी। जोड़ूंगा, मेरे हिसाब से जी। पेनल्टी के मैटर जब कोर्ट सुनती है, इट्स इलीगल, क्योंकि अपील हैज बीन बार्ड इन द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट ने अपील बार किया है कमिश्नर के आगे, तो उसको रिट कह के करते हैं, ये रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। और स्टे कब देना चाहिए, जब कोई ऐसा हार्म हो रहा है किसी को जो रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे सूचना दी तो वो रिवर्स नहीं की जा सकती। पेनल्टी अगर भर भी ले और कोर्ट में वो जीत जाए तो उसको पेनल्टी सरकार दे भी सकती है वापस, तो ये रिट में आता ही नहीं है। इट्स एन अपील इन द गार्ब ऑफ रिट, उसको गलत नाम दिया है रिट का, इट्स एन अपील एक्चुअली। और रिट क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफाइन किया है हरीश कामत केस में और 2-3 और केस में। इसका ये रिट में बैठता है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये कोई कोर्ट नहीं देख रही है, कोई हाई कोर्ट, मैंने एक ही हाई कोर्ट का डिसीजन देखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ही डिसीजन जस्टिस मारनापल्ले का, जिसमें उन्होंने कहा ये रिट पिटिशन नहीं बनती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट कैसे रिट पिटिशन इन्वोक करता है? रिट सर इन्वोक्ड फॉर डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, स्टेट के नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट के फंडामेंटल राइट नहीं हो सकते हैं। गवर्नमेंट अगर रिट में आता है तो वो गलत है, इट्स लीगली नॉट राइट। वीरेंद्र जी अगर इसमें कुछ कहना चाहें तो जरूर, बिकॉज ही मे हैव एन ऑपोजिट व्यू। हाँ जी, मैं इसमें यही कह रहा था कि इसमें जो एक्ट की मूल भावना है वो तो यही है कि इसमें प्रश्नात्मक भी हो तो दिया जाना चाहिए, लेकिन जो हेल्ड करके इसका स्कोप रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो उसमें खास करके जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। और जो वाई या WH क्वेश्चन यदि ड्राफ्टिंग में अवॉइड किए जाए तो फिर वो सूचना बड़ी आसानी से हासिल हो जाती है। तो जिम्मेदारी दोनों की है, PIO भी केवल प्रश्नात्मक होने के ग्राउंड पे रिजेक्ट ना करे और एप्लीकेंट को भी अपना ड्राफ्टिंग इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा जो अच्छे एप्लीकेंट इतना बढ़िया ड्राफ्टिंग करते हैं कि PIO को पूरा बांध देते हैं, मतलब PIO को उसमें जरा भी फ्लेक्सिबिलिटी या हिलने का मौका तक नहीं होता है। तो ड्राफ्टिंग इस तरह से किया जाए कि PIO मना कर ही ना सके, तो इस तरह से यदि किया जाए तो फिर वो सूचना मिल जाती है और बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि फोटोकॉपी देने में किसी PIO को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसका जो टाइम जाता है कि मतलब वो सैकड़ों हजारों पेज पढ़ के कुछ निष्कर्ष निकाले, ये उसे एक्सपेक्ट करना ये बहुत ज्यादती होगी, क्योंकि उसको तो सूचना ढूंढने में ही टाइम लगता है, दूसरी बात उसके आज कुछ होता भी नहीं है, वो तो हमेशा दूसरों को ही 5-4 में नोटिस देकर वो ले सकता है। अब मैंने तो यहाँ पे मेरा काम तो बेसिकली ट्रेनिंग का ही है PIO और अपीलीय अधिकारियों को, तो मुझे जो ड्यूटी सौंपी गई है वो ये कि 8,000 करीब लोक सूचना अधिकारी और 2,000 विभागीय अपीलीय अधिकारी, इनको ट्रेन करना है। और 2019 से हम 4 जो RTI रिसोर्स पर्सन है ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, करीब 72 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किए और करीब 4,500 ऑफिसर्स को ट्रेन किया। उसके बाद भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां से हमको ट्रेनिंग के इन्विटेशन आते रहते हैं, और उसमें हम दोनों तरह की ट्रेनिंग देते थे। मतलब 3 घंटे का प्रोग्राम हम करते थे PI और अपीलीय अधिकारियों के लिए, और पब्लिक के लिए भी ट्रेनिंग होती थी। पब्लिक के लिए हम 2 घंटे का करते थे, क्योंकि उसमें मेनली उनको एप्लीकेशन और जो कंप्लेंट अपील और यही प्रावधान मुख्यतः बताने होते थे, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देते थे कि उसमें जो सेक्शन 6, 7, 18, 19 जो है इसका ट्रेनिंग ज्यादा दिया जाए। तो इस तरीके से हम ये ट्रेनिंग देते थे। तो इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और यही मामला नमित शर्मा ने भी अपने सुप्रीम कोर्ट वाले केस में उठाया था कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है ये प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। इवन उत्तराखंड सूचना आयोग के सामने इस तरह के प्रकरण आए कि PIO इतने जूनियर लेवल के अधिकारी को बना दिया जाता है। मतलब पहले तो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर को बोलते थे, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर को इसलिए बनाते सचिवालय में बिकॉज दे होल्ड ऑल द फाइल्स, और जो बड़े ऑफिसर रहते हैं वो जनरली ट्रांसफर होते रहते हैं, और इतने ज्यादा ट्रांसफर होते हैं कि फाइलों का रिकॉर्ड जो होता है वो सेक्शन ऑफिसर ही ठीक से रख पाता है।
तो सचिवालय में हर जगह पर यही व्यवस्था होती है, लेकिन सचिवालय में जो सेक्शन ऑफिसर होता है वो फिर 5-4 में किसी को भी नोटिस देने के लिए मतलब इतना जूनियर लेवल पे होता है कि उसके ऊपर के जो भी अधिकारी है, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, तो उस लेवल पे वो नोटिस नहीं दे पाता है। तो बाद में आयोग को भी ये करना पड़ा, इस तरह के निर्देश देने पड़े, और जीएडी ने भी सर्कुलर जारी की है कि इसमें जो भी अधिकारी हो वो कम से कम इतना जूनियर लेवल का ना हो कि वो किसी को नोटिस ही 5-4 में दे ना सके, 5-4 में वो फॉरवर्ड ही ना कर सके। तो इसलिए कम से कम वो इस स्तर का अधिकारी हो कि वो खास करके वो कस्टोडियन खुद हो, जैसे कि कई जगह पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो कस्टोडियन है वो ही पीआईओ हो, जैसे कि नॉर्मली रजिस्ट्रार होता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में वगैरह। अब रजिस्ट्रार कस्टोडियन होता है उनके नियमों के अंतर्गत भी, और कस्टोडियन है वो खुद ही यदि करे तो फिर 5-4 की उसको आवश्यकता भी नहीं होती है। वो अपनी अथॉरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसको दिए गए उसी का उपयोग करके वो सूचना बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है, और विद इन टाइम वो दे भी सकता है, दिला भी सकता है। तो इसलिए ये व्यवस्था यदि हो कि वो बहुत जूनियर लेवल का ना हो, और प्रशिक्षण के प्रावधान 26 में है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बात आती है फंडिंग की, फंड्स भी स्टेट फंड्स के लिए भी उनको फिर स्टेट गवर्नमेंट का मुंह देखना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट यदि फंड ना दे, क्योंकि जिम्मेदारी भी वैसे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की भी है, एक्ट में तो 26 में यही लिखा है, और उत्तराखंड में ये के पास कोई एक्सपर्ट नहीं था, और उन्होंने फिर एक्सपर्ट के लिए इनसे कहा कि आप इसकी इसकी व्यवस्था कर दीजिए, और इसलिए उन्होंने विज्ञापन करके कुछ एक्सपर्ट को चयनित किया, और इस तरह से काम दिया गया। लेकिन जो फंड्स की व्यवस्था है ये तो स्टेट गवर्नमेंट का ही है, और स्टेट गवर्नमेंट यदि, और इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, एक्ट का जो उद्देश्य ये है कि यदि प्रॉपरली ट्रेंड यदि हो तो डेफिनेटली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड अपील्स कैन बी प्रिवेंटेड। और मैंने देखा है, क्योंकि हमको भी यही उद्देश्य बताया था उस टाइम जो सीआईसी शत्रुघ्न सिंह साहब थे, उन्होंने कहा कि ये जो मामले है ये जितना ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग होगा तो आयोग का वर्कलोड अल्टीमेटली कम होगा। यही टोलिया साहब भी कहते थे, स्वर्गीय डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी, जो 2005 से 2010 थे, उनका तो ये मानना था कि भाई मेरे पास केस आते ही क्यों है, आप जब 2.5 महीने कुछ नहीं करते हो, मतलब 1 महीना होता है पीआईओ के पास, 45 दिन होता है अपीली अधिकारी के पास, और जब 2.5 महीने कुछ नहीं करते हो तभी केसेस आते हैं मेरे पास, तो मेरे पास केस आने ही क्यों चाहिए? इसका मतलब ये कि 2.5 महीने आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। तो फर्स्ट एपेलेट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए उस टाइम। अब एक्ट में ही ऐसी व्यवस्था है कि जो फर्स्ट एपेलेट लेवल है उसको भी एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी माना गया है, और उसमें भी पेनल्टी वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो उनका ये कहना था कि पेनल्टी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी एक्शन तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। कुछ मामलों में किया भी उन्होंने, लेकिन फिर ऐसे मामले जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो गए, और अधिकतर केसेस उसमें ऐसे निरस्त हो गए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम इसमें होती है। तो जो एक्ट की मूल भावना के मुताबिक जो केस लॉ आया है उसको देख के मुझे लगता है कि इसमें संशोधन किया जाए, तो हो सकता है कि पिछले जो हमारा 19-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए 2005 से लेके अब तक जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सकारात्मक ये करके इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। अदरवाइज ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन या फिर एक डेड लेटर बन गया है या बन रहा है धीरे धीरे। तो इसमें एक पारदर्शिता के लिए जो इतना अच्छा कानून इतने बड़े संघर्ष के बाद आया, तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसमें जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी केस लॉ है, बहुत सारा केस लॉ है, अच्छा बुरा सभी तरह के केस है उसमें, तो जो इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सूचना आयोगों के इतने सारे निर्णय हैं, उसके आधार पर एक सकारात्मक पहल की जाए, और इसमें जो सजेशन, जो अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए जाए लॉ कमीशन को, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर एक पहल होगी और इस एक्ट को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अदरवाइज है कि केवल हम सिर्फ चर्चा करते रहे और हर हफ्ते मिलते रहे, तो इसमें हम देखते हैं कि अप्लीकेंट के समस्या तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको स्टील फ्रेम हम बोलते हैं, वो स्टील फ्रेम जो ब्यूरोक्रेसी है, वो स्टील फ्रेम की बजाय वो STEL स्टील फ्रेम, चोरी करने वाला फ्रेम बन गया है, और इसलिए इस एक्ट का बहुत ज्यादा मतलब अनुपालन नहीं हो पाता है, और ये हमको जो बढ़ती हुई कंप्लेंट और अपील है इससे भी दिख रहा है, और इसीलिए मामले जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल तक चले जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तो कुछ उम्मीद करना कि इनके पास जब इतने सारे कानून है हजारों, तो उसमें वो RTI एक्ट को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे या बहुत ज्यादा टाइम वो नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए वो केसेस जो है छोटे छोटे, जो सिंगल सुनवाई में निपटना चाहिए, वो भी केसेस 8-8, 9-9 साल तक लटकते रहते हैं। जैसा हमने देखा कि हाई कोर्ट में किरण जी पेनल्टी का भी मामला है तो 9 साल तक किरण लटका जी रहता है, केसेस सर उत्तराखंड में मैं भी है।
धन्यवाद। हाँ, बीरेन जी, जौहर साहब होल्ड करिएगा। बीरेन जी हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हम सभी उनका स्वागत करें। सर स्वागत है, और नए वर्ष की, कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं आपको हमारी सबकी तरफ से। और हाँ, और आज का जिस तरह से टॉपिक है सर, पीआईओ और प्रथम अपील, इन जनरल अपीलेट अथॉरिटी में सभी आ जाते हैं, प्रथम अपीली और द्वितीय अपील वाले। तो इनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन को लेकर के था, तो उस पर काफ़ी कुछ यहाँ पे सजेशंस और चर्चाएं हुई हैं। शैलेश सर भी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, अपनी बातें रखे हैं। सर, उस बात को लेकर के आपके तो बहुत व्यापक अनुभव हैं, अभी रिसेंट के हाल के अनुभव हैं कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और वही चर्चा हालांकि बीरेन जी भी अभी यही कर रहे हैं। तो इस विषय पर सर अपने विचार सर, यदि आप उचित समय समझें, बीरेन जी को सुनने में। अभी वीरेन जी अभी शायद कुछ एड्रेस कर रहे थे, तो मुझे लगा हाँ कि जी, हाँ, शायद। नहीं, मैंने हाँ अपनी बोलिए। बात कह दी सर, मैं अच्छा आपको अच्छा। आपको सुनना चाहते हैं, मैंने अपनी बात कह दी है सर ओके। बस। देखिए, मुझे लग रहा है शिवानंद जी, ये जो क्वालिफिकेशन और ये जो विषय है, मैं क्वालिफिकेशन विषय पे तो नहीं जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप किसी अनपढ़ को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि बड़े पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं और आप उसमें देखेंगे कि इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन जो लॉ है उसके बिल्कुल अगेंस्ट, और कोई समझ नहीं है कानून की, और वैसा काम कर रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप ये देखें कि जो सूचना आयोग बनते हैं, सूचना आयोग में आते हैं, वो व्यक्ति जो है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को लेकर के उनका मतलब उनकी सोच क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे क्वालिफाइड अधिकारी आते हैं और जिन्होंने बहुत लंबा उनका अनुभव रहता है ब्यूरोक्रेसी में, और उसके बाद उनकी सोच जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट रहती है। तो मेरा कहना है कि कुछ इंटरव्यू पैनल, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कहीं से कुछ स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था हो, जिसमें आपकी सोच जो है उस विषय को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी की विषय को लेकर के क्लियर हो, और उससे ये लगे कि नहीं, ठीक है, आप जो कानून है उसके स्पिरिट में, उसके फेवर में आप जस्टिस कर सकते हैं। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कानून का जो ज्ञान है वो मैंने आपको पहले ही बताया। मतलब मेरा तो अनुभव बहुत ही स्पष्ट है कि बहुत बुरी स्थिति में जो अधिकारी जो होते हैं, पीआईओ होते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ इंफॉर्मेशन कमीशन में रहते हुए जो आरटीआई एक्ट है, सेक्शन 19 में ट्रेनिंग का प्रोविजन का भी उसमें उल्लेख है। तो मैंने ट्रेनिंग के लिए भी मैंने रिकमेंड किया था कि जो उनके हेड ऑफिस थे, कि आप इनकी ट्रेनिंग करवाइए। और बार बार हम लोग पेनल्टी लगाते रहें और सिर्फ ब्लेटेंट वॉलेशन करते रहे पीआईओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि कानून जो होता है, देखिए, उसका सही तरीका से अगर आप पालन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सेंसिटाइज कराना होगा लोगों को, जो उससे डील कर रहे हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको सेंसिटाइज कराना होगा कि भाई ये कानून को कैसे डील करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और उसमें थोड़ा डिसिप्लिनरी वे में उसका पालन कराना होगा। तब जाकर के मुझे लगता है कि कानून जो है वो सही ढंग से काम कर पाता है। और यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा था। तो हमने जब हेड ऑफिस को कहा भी कि भाई आप इसमें लिखित में आदेश दिए कि ट्रेनिंग करवाइए, और उसके बाद भी फिर, क्योंकि जब भी वॉल्यूशन की बात आती तो पीआईओ हमारे सामने आ जाते, वो हाथ जोड़ के बोलते कि सर हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें तो इस कानून के बारे में, हमें तो इस सेक्शन का पता ही नहीं था। अच्छा, ऐसा होता है। तो ये तो ठीक है, अब उसमें आप पेनल्टी लगाते जाएंगे। और क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि भाई कानून का ज्ञान ना होना कानून तोड़ने का आधार तो बन नहीं सकता है, तो इसीलिए पेनल्टी भी लगाई जाती थी। लेकिन फिर जब हमें लगा कि काफी ज्यादा पेनल्टी लग गई हैं, और हर व्यक्ति करीब 80% अगर व्यक्ति वहां आकर के, पीआईओ जो है वो आकर के कह रहे हैं आयोग के समक्ष कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि इसमें जब व्यवस्था भी है सेक्शन 19 में कि आप ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, तो आयोग की तरफ से हमने उसमें एक आदेश पारित किया। उसके बाद भी फिर वापस वही वॉल्यूशन का सिलसिला जारी रहा, तो हमने भी फिर उसमें जीरो टॉलरेंस वाला हिसाब रखा है कि ठीक है, अब जो वॉल्यूशन किया है तो फिर हम पेनल्टी लगाएंगे ही लगाएंगे। और सबको पेनल्टी फिर लगाई गई। और लेकिन अल्टीमेटली मेरा कहना है कि पेनल्टी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है।
और इसीलिए वो एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सभी लोग पेनल्टी लगाए तब तो ठीक है। अब लेकिन आप जैसे राहुल सिंह की कोर्ट रूम में पेनल्टी लग रही है और बाकी लोग जो हैं छोड़ रहे हैं, तो फिर वही व्यवस्था हो जाती है। फिर आगे भी अब छोड़ने लगे हैं, तो फिर वही बात घूम फिर करके वही स्क्वायर वन पोजीशन पा जाती है कि भाई जहां से शुरू किया था सफर वहीं पर है, लोग अभी भी वॉलेशन कर रहे हैं। तो जब तक पेनल्टी लग रही तब तक तो थोड़ा बहुत डर था, पेनल्टी लगनी बंद हो गई फिर डर खत्म हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें एक प्रॉपर जो एक प्रोसीजर अगर उनको बताया जाए और समझाया जाए, और इसमें राज्य सरकारों की बहुत अहम भूमिका है, केंद्र सरकार की बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि आप देखिए उसमें फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी जो है वो तो सेक्शन 19 में ड्यूटी बाउंड है। सेक्शन 6 में साफ लिखा हुआ है कि वो 30 दिन के अंदर सुनवाई करेंगे। एक्सटेंडेबल पीरियड टू 45 डेज लिखा हुआ है, और 45 डेज में नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर उनको रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग है, उनको रीजन लिखना होगा। तो एक तरह से कानून जब उन कानून ने उनके ऊपर बाइंडिंग है कि उनको एक समय सीमा में उनको सुनवाई करनी फर्स्ट अप्लाई अथॉरिटी को। तो आप देखिए कि फर्स्ट अप्लाई अथॉरिटी ब्लेटेंट वॉलेशन करते हुए कानून का कोई सुनवाई नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर मैटर जो है इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो उनके खिलाफ डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला बनता है। जितने फर्स्ट अप्लाई अथॉरिटी है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग और कानून की समझ जो है बिल्कुल भी नहीं है। अभी बीच में मेरे पास छत्तीसगढ़ से भी एक फोन आया था, तो उन्होंने कहा, वो पीआईओ थे और ग्रेड 2 ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा, पूछ रहे थे वो मुझसे कि साहब मेरे पास एक क्वेरी आई थी, आरटीआई एप्लीकेशन आया था। मैंने उनको बता दिया कि एप्लीकेशन का मेरे पास नहीं है, इस पर्टिकुलर ऑफिस में मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने अंतरित नहीं किया। तो मैंने कहा कि आपको उसको लेटर को ट्रांसफर करना चाहिए था। तो बोलते हैं अच्छा ट्रांसफर नहीं किया तो क्या है। तो मैंने कहा कि उससे क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको बस थोड़ा सा एक छोटा सा जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है, फिर तो आपको वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है आरटीआई एक्ट में उसको तो डिलीट मार लेना चाहिए, कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई सेक्शन 63 अगर लिखा हुआ है कि आपको एप्लीकेशन ट्रांसफर करना है, तो कानून जब ये बन रहा था तो उसको कुछ सोच समझ के ये धारा डाली गई है कि लोगों को उसमें भटकना ना पड़े, लोग परेशान ना हो जानकारी के लिए, इसीलिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब लोग उसी के वॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, और उसमें अगर एक्शन नहीं होगा तो इस तरह के वॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि लोगों को कानून की समझ नहीं है, और जो लोग उसमें अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, उसमें एक्शन नहीं होता, तो वो जो कानून की जो समझ नहीं है वाले जो लोग हैं वो और इम्बोल्डन हो जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है कोई कार्रवाई नहीं होती, जो भी समझ है, जितनी भी समझ है अपनी, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये एक बड़ा दिक्कत का सबब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर पे जो पीआईओज आते हैं और उन सब की जो भी पीआईओज बनते हैं उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर लें। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जरूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन करवा लें। आजकल तो इतना सब कुछ साधन है, आपके इतने सब लोग हैं। अब जैसे अपने शैलेश गांधी साहब हैं, इस तरह के पैनल में भी लोग हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं उन लोगों की। और उससे इन लोगों को कम से कम एक व्यवहारिक ज्ञान तो मिलेगा इनको। और फर्स्ट अप्लाई अथॉरिटी की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सूचना आयोग में देख रहे हैं आप, देखिए सूचना आयोग में सबसे बड़ा मतलब ने आप खुद सब लोग जितने लोग डील करते हैं, तो कई लोगों का मतलब आप देखेंगे कि जो जानकारी आपको एक जगह मिल जाती है, वही जानकारी वैसी की वैसी जानकारी दूसरी जगह डिनाई कर दी जाती है। उसका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही इलॉजिकल वे में बात करते हैं और उस पर वो डिनाई कर देते हैं। तो ये बेसिक समझ जो होनी चाहिए कानून की, वहां सूचना आयुक्तों में भी नहीं है। तो सूचना आयोग में भी मुझे लगता है कि वहां पर भी एक जरूरत है, वहां पर भी उनको देनी चाहिए। भाई ट्रेनिंग से दिक्कत क्या है, एक इवन जो भी इवन आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, सबकी ट्रेनिंग होती है, एक छोटी सी ट्रेनिंग की व्यवस्था रहती है। तो यहाँ जितने सूचना आयोग में जो लोग आते हैं उन सब की भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जी शिवानंद जी। जी बिल्कुल सर, बहुत उचित सुझाव है आपका। और ट्रेनिंग प्राप्त करने की पहले मंशा होनी चाहिए, और चूंकि मंशा ही नहीं है ना, विभागों में मंशा नहीं है कि मतलब वो अपने पीआईओ को ट्रेनिंग दिलवाएं, तो चूंकि मंशा का अभाव है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। वरना आपने तो आदेश दिया था, जिस तरह से आपने बताया हमें भी याद है, वो पंचायत वाले मामले में आपने दिया जी था, पंचायत हाँ पीआरडी को दिया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कि आप इनकी पंचायत में ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाइए। लेकिन उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। हम एक बार बैठे हुए थे रीवा के कार्यालय में, जिला पंचायत में, तो वहाँ पे छोटी छोटी पुस्तकें बन करके आई थी, मतलब ऐसे 5 5 10 10 पन्ने या 20 20 पन्ने की, इस तरह से
पतली पतली पुस्तकें थी, और वो हमने पूछा कहाँ जाएंगी, तो बोले ये सबको सचिवों को बांटने के लिए आई हैं। और उसमें यही लिखा हुआ था आरटीआई कानून के विषय में कि कहाँ कैसे आपको जानकारी देनी है, कैसे नहीं देनी है। तो इतना तक तो उन्होंने किया था। अब वो किताबें सचिवों के पास में पहुंच पाई थी, पीआईओ के पास पहुंच पाई थी कि नहीं, इसका पता नहीं चला, या उनको अन्य कोई ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं, इसका भी कोई पता नहीं चला। तो इस तरह से सर हुआ था आपके उसमें कार्यवाहियां। और अभी भी स्थिति बदस्तूर वैसे ही जारी है जैसा आपके पहले थी। सुधार हुआ था कुछ थोड़ा बहुत, अब फिर से वही स्थितियां तमाम हैं। तो ये काफी चिंताजनक है। सले सर। राहुल जी ने सही कहा कि हाँ। ट्रेनिंग देनी चाहिए, मगर सही ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, राहुल जी ने कहा कि किसी ने उनको पूछा कि ट्रांसफर करना चाहिए या वापस करना चाहिए, तो अगर वापस करना चाहिए तो सेक्शन 63 का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम्हें सूचना क्यों चाहिए, इसका कारण बताओ। अब आप एक्ट को क्या करेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं। मेरे हिसाब से जनता में ये बहुत जरूरी है कि हम सूचना के अधिकार के कानून के चर्चा करें, और जहां पे सुप्रीम कोर्ट या कमिश्नर्स गलत कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करें। कमिश्नर्स का भी मेरे हिसाब से मॉनिटरिंग होना चाहिए, सिविल सोसाइटी को करना चाहिए, आज तक कोई कर नहीं रहे। जजेस का, कमिश्नर्स का, सबका मॉनिटरिंग होना चाहिए इंडिविजुअली। जब तक वो नहीं करते, ट्रेनिंग के लिए जो बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक ही बार हुआ है ऐसे मेरे साथ, रिटायरमेंट के बाद मुझे जो भी कहता है कि भाई आप आके हमारा ट्रेनिंग कर दो, तो मैं कर देता हूँ। तो चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस से किसी ने कांटेक्ट किया और बोला कि सर चैरिटी कमिश्नर चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग करें उनके ऑफिसर का। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुंच गया वहां पे, तो थोड़ा जल्दी पहुंचा था। तो चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में ही चाय पानी वगैरह मंगाया उन्होंने। मुझे कहने लगे सर आप बताना अफसरों को कि कैसे सूचना नहीं दी जाए। चैरिटी कमिश्नर मुझे कहता है, उसको मेरा बैकग्राउंड शायद कुछ पता नहीं था। मैंने कहा, वो मैं चुप रहा। दूसरी बार उसने कहा तो मैंने कहा भाई देखिए, मैं तो कानून क्या है बताऊंगा, और कानून के हिसाब से चलना चाहिए सबको, ऐसा मैं मानता हूँ। वो कमिश्नर समझ गए कि ये क्या होने वाला है। उन्होंने दो अफसरों को इशारा किया, वो नीचे गए और बोले कि सर जनता खड़ी है नीचे। क्यों? बोले वो कहते हैं गांधी सर का वर्कशॉप उन्हें सुनना है। तो चैरिटी कमिश्नर बोले उनको तो नहीं अलाउ कर सकते। तो बोले अगर नहीं करेंगे तो राइट हो जाएगा। तो कहा फिर कैंसिल करते हैं। गांधी सर सॉरी बट हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। तो कैंसिल्ड एंड आई केम बैक। ये पहली बार हुआ है, बट एक बार मेरे साथ भी हुआ ये। और चैरिटी कमिश्नर फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने ये कहता है, उसकी जरूरत है ये कहने की कि आप कैसे सूचना नहीं दी जाए वो बताए। यशदा ट्रेनिंग सेंटर है महाराष्ट्र में, वो काफी अच्छी ट्रेनिंग देते थे पहले सूचना के अधिकार के बारे में। अब वो ऐसे लोगों को ही नहीं बुलाते जो पारदर्शिता की बात करते हैं। विजय कुमार है, मुझे, हम सबको पहले बुलाते थे, अब बुलाते ही नहीं है। तो ट्रेनिंग ऐसे ही करवाते हैं कमिश्नर से, और ऐसे ही लोगों से करवाते हैं कि जो बताते हैं कैसे नहीं देना। सेक्शन 11 यूज करो, थर्ड पार्टी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कॉन्फिडेंशियल है बोल दो, फिर देके जाएगी। कमीशन में तो क्या 2-3 साल में आएगा, तब तक तुम्हारी ट्रांसफर भी हो जाएगी। तो ट्रेनिंग के साथ ये बहुत जरूरी है कि लोगों का अभिप्राय बने, पब्लिक डिस्कशन हो इस पे, पब्लिक ओपिनियन बने। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये सब हम बोल बोल के थक जाएंगे, मगर कुछ होगा नहीं सर। जब मेरे सर आप देश ये की कह रहे थे सुप्रीम सर कोर्ट ये आप ये कह कहती रहे है। थे कि स्क्रीनिंग, पीआईओ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आप ये कह रहे थे पीआईओ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कौन स्क्रीनिंग में बैठेगा पीआईओ? यहाँ तो पीआईओ को ऐसे ही प्रभार दिया जाता है तो लेने के लिए तैयार नहीं रहते। स्क्रीनिंग में कैसे बैठेंगे इस तरह की व्यवस्था में, जिस तरह से आजकल चल रहा है देश में? गांधी सर। पीआईओ का हाँ। जॉब तो कोई चाहता नहीं है, कोई पीआईओ का जॉब नहीं चाहता है। मैं पीआईओ की ट्रेनिंग मैं स्क्रीनिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कह रहा हूँ। पर ट्रेनिंग तब करनी चाहिए जब ये पहले तय हो। पहले आपने अभी अभी आपने कहा, मैं पहले वाले की आपको बात बता रहा हूँ। आपने एक चीज कही थी कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए इनकी, कि मतलब इनको एक मिनिमम कुछ आरटीआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इस तरह से ऐसा कुछ था आपका शायद सुझाव। हाँ, मगर ये देख रहा हूं मैं कि जो ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे सूचना नहीं देनी वो सिखाते हैं। हम्म। हाँ वो तो है भाई।
तो फिर तो को ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? वो पीआईओ को आप ट्रेन करके बताओ, पीआईओ बोलेगा मेरे को ट्रेनर ऐसे किया है। मेरे ख्याल से सर इसका सोल्यूशन ये है कि पीआईओ का पद सृजन होना चाहिए और इसके लिए योग्यता वगैरह निर्धारित की जाए और इसका वेतन हो, तब तो अरे लोग हाँ, करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एडिशनल यदि कुछ अमाउंट देना, एडिशनल बर्डन वेतन की तरह नहीं, दिया जाए, एडिशनल बर्डन एडिशनल की तरह अमाउंट, तो कोई लेने को तैयार नहीं होता। एडिशनल अमाउंट कुछ देनी चाहिए, शायद वो एक सोल्यूशन हो सकता है। यस, कि या तो पीआईओ को इंसेंटिव या कुछ एडिशनल, एडिशनल उसमें मिले तो शायद तैयार हो, और या तो इसका मौलिक पद सृजन किया जाए कि भाई पीआईओ जो है ये होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका पद सृजन और योग्यता जो है वो एक्ट में ही शामिल कर लिया जाए कि इसको किया जाए, तब तो हो सकता है, क्योंकि वेतन के लिए तो लोग करने को तैयार हो जाएंगे। अब एडिशनल इसमें बर्डन वीरेंद्र की तरह जी, यदि कहा हाँ जाए तब वीरेंद्र तो जी, फिर कोई लेकिन तैयार इसमें नहीं क्या, होगा। वीरेंद्र जी इसमें क्या हो रहा है कि जो आप ये जो व्यवस्था कर रहे हैं ना, ये कई डिपार्टमेंट में तो डेडिकेटेड पीआईओज भी हैं जिनका और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ इसी का है। कई कई डिपार्टमेंट में जो है वो जैसा आप कह रहे हैं कि एडिशनल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। ये इस तरह की व्यवस्था है। और मैं आपको बताऊं, मैं जैसे मेरे पास रीवा डिवीजन था, तो एक जगह मुझे एक अधिकारी ने बताया कि वहां पर जो भी पीआईओ बनते थे, तो वो उस संभाग में, डिवीजन में क्या होता था कि जिसको भी पीआईओ बनाते थे, तो क्योंकि मैं पेनल्टीज काफी लगाता था, तो उसमें उस वो कहते थे कि उस पीआईओ को, जिसको पीआईओ बनाना होता था, उसको एक मलाईदार डिपार्टमेंट चार्ज जरूर दिया जाता था, सो दैट दे कैन कंपनसेट दैट पीआईओ विद दैट। तो वो बोलते थे कि आप जब हम आपके आने से ये व्यवस्था बन रही है कि जो भी पीआईओ बनता है उसको एक मलाईदार हम लोग एक चार्ज देते हैं, ताकि उसको एक इंसेंटिव रहे कि हाँ चलो तुम यहाँ कमा भी रहे हो, साथ में ये जो दिक्कतें हैं आरटीआई की, वो भी तुम फेस कर रहे हो। डर भी रहे तो हो। ये व्यवस्था तो करके रखी हुई थी। राहुल जी उन्होंने ये नहीं रीवा कहा की कि बात आपके है। आने से करप्शन बढ़ गया? सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। हाँ जवाहर साहब। सबको नमस्कार सर, मैं दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेनिंग देने के बाद भी जब तक डेडिकेशन और सिंसियरिटी नहीं होगी कंट्री के प्रति, आप देखिए कितने आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर की बात हो रही थी, ट्रेनिंग होती है, सबको ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनमें से जब करप्ट निकलते हैं तो उनसे 300 करोड़ रुपया निकलता है उनके घरों से। तो मैं एक छोटा सा सर एग्जांपल दूंगा। मैं साइंटिस्ट रहा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से, और मैं पीएचडी था, मेरे को थोड़ा लॉ का नॉलेज भी था, तो मेरे डायरेक्टर ने मेरे को पीआईओ बना दिया। तो उसमें एक आया, जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा सिंसियरली काम कर रहा था, तो एक आर्थर रोड जेल बॉम्बे से एक एप्लीकेशन आती है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जाती है उसको जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे खरीदा जा सकता है। तो उसने ये मांगा, वो एक टेररिस्ट बम ब्लास्ट वो था, तो मैंने उसका नाम सर्च किया पहले, और मैंने कहा ये तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, पुराने पीआईओ ने सारे अपने जर्नल्स जो पब्लिश थे सेल पे थे उनको दे दिया। तो मैंने डायरेक्टर को जाके बोला कि सर ये तो, मैंने एएमडी की भी वेबसाइट चेक की, उसने एएमडी से भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, और वो आर्थर रोड जेल में लॉज था। तो मैंने ये देखा कि नॉलेज होते हुए अगर उस नॉलेज को पीआईओ यूज ही नहीं कर रहा है, वो तो अपनी बस सिर से बला निकल जाए, तो पुराने वाले पीआईओ ने कई वॉल्यूम्स उठा के भेज दिए। तो हमने ये लिख के भेजा कि दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड, क्योंकि जो प्रिजनर है उसके लिए फ्री है, तो वो 1000 पेज हो 10,000 पेज हो तो उसको तो उठा के फ्री दे देना गलत था। तो नॉलेज के साथ आपको एक सिंसियरली ये भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें कोई फाइनेंशियल जो पब्लिक डीलिंग नहीं थी, साइंटिफिक डिपार्टमेंट था, और हमारे साल साल के अंदर कम से कम 36 के आसपास ही एप्लीकेशन लगती थी, छोटा डिपार्टमेंट है। और दूसरा केस मैं लूंगा, जब हम इलेक्शन ड्यूटी में मैं गया तो हमें पूरी ट्रेनिंग करके भेजा गया, और वहां के एसडीएम ने, सर आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सुन हाँ पा रहे अब भी आ हैं। जाए। तो वहां के एसडीएम ने अपना स्विच ऑफ फोन कर दिया, और मेरा एक जो मेरे साथ 5 लोग गए थे उसको एक चक्कर सा आ गया, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो पहले तो मैंने समझा कि इसने कहीं अल्कोहल तो नहीं पी ली। अब मैं इसके अगर यहाँ फोन करूंगा और कहूंगा कि इसने ड्रिंक कर लिया है, इसको चक्कर आ गया, तो उनके घर से फोन आ गया कि मेरे हस्बैंड को चक्कर आते हैं। तो तुरंत मैंने डीएम के यहाँ फोन कर दिया, और क्योंकि वो जो हमारा एसडीएम था, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट था, उसका फोन ऑफ आ रहा था, उसने रात में अपना फोन ऑफ कर दिया, और देहरादून से मैं 20 किलोमीटर मात्र दूर था। तो मैंने वहां से मैसेज दिया डीएम के यहाँ कि इनका तबीयत खराब हो गया है, एक रेस्क्यू टीम भेजिए। तो 20 मिनट के अंदर मेरे पास रेस्क्यू टीम आ गई,
और उधर से उनको वो गलत मैसेज चला गया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैं एक साइंटिस्ट था, तो एकदम तुरंत आया, उसने रेस्क्यू कर दिया। सुबह आके एसडीएम मेरे को झाड़ने लग गया, सेक्टर मजिस्ट्रेट, कि आपने कैसे मेरी शिकायत कर दी। मैंने कहा आपने फोन कैसे बंद कर दिया? तो मैंने ट्रेनिंग पूरा लिया था, तो मेरे को मालूम था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन ऑफ नहीं करना है। तो उसके बाद पूरी वहां से, तो अगर मान लीजिए आप देखते हैं इलेक्शन के अंदर जो ड्यूटी में जाते हैं, कहीं कहीं हमारे जो वो होते हैं पोलिंग ऑफिसर, कईयों की डेथ भी हो जाती है। तो हमें ड्यूटी के प्रति, अपने उसके प्रति जो है, जब तक डेडिकेशन सिंसियरिटी नहीं आएगी, आप ट्रेनिंग दे दीजिए। अगर वो डिपार्टमेंट करप्ट है, तहसील का डिपार्टमेंट है मान लीजिए कहीं कहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। आप उसको कितना भी ट्रेनिंग दे दो, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि उसने वहां पे गड़बड़ कर रखी है भूमि में। तो मेन ये है कि सिंसियरिटी चाहिए और उसे बनाना चाहिए। जनरली जो डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिपार्टमेंट जहां करप्शन है, वो ऐसे पीआईओ को बनाया जाता है कि जहां इंफॉर्मेशन देनी है दे दी जाए, जहां पे फंस रहा है तो इंफॉर्मेशन ना दी जाए। तो ये बहुत ही एक मतलब बिल्कुल ट्रेनिंग देने के बिल्कुल बाद सही भी बात हम है। लोग तो कर जो, सकते हैं, हाँ, लेकिन ट्रेनिंग सही से है एक जो आप व्यवस्था अच्छी होगी। हम्म। आगे तो सर मैं बढ़े, ये कुछ देखना चाह रहा बहुत हूँ। ये सारे मेरा लोगों के हैंड रेज नहीं, हैं, इसमें मेरा भी एक्सपीरियंस मैं बताना हैंड चाहता रेज हूँ है, कि तो मुझे इसका ले लिया जाए। मुझे 4 बार पीआईओ बनाया गया, 4 बार पीआईओ से हटा दिया गया, क्योंकि लोग यही सोचते थे कि इसको पीआईओ रखा बना कर दिवा देगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो रिक्रूटमेंट स्कैंडल हो, चाहे परचेस स्कैंडल हो, ये सब मैंने ही ओपन किए एज ए पीआईओ। और इसलिए 4 बार मुझे बनाया गया, 4 बार हटाया गया। हाँ, फिर जब ट्रेनर बन गया, जब ये आरटीआई विभाग रिसोर्स विभाग पर्सन आपको बन गया। बिल्कुल पसंद विभाग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा वीरेंद्र जी। एक रिसेंट केस में एक वुमेन को, हर एक डिपार्टमेंट में सेक्सुअल अब्यूज का वो होता है, सेल होता है, वहां पे रजिस्ट्रार ने ही अब्यूज कर दिया, तो उस लेडी को भी जो उसमें ऑफिस में थी, उसके अगेंस्ट ही चार्जशीट कर दिया उससे। तो ऐसे सिचुएशन में फिर कौन पीआईओ बनना चाहेगा और कौन सेक्सुअल अब्यूज हरेसमेंट में वो वुमेन बनना चाहेंगी डिपार्टमेंट में? सही है। विनोद गोत्रा जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो है प्रथम अपीलीय अधिकारी के ऊपर है थोड़ा सा। हाँ, सर राहुल सर जब हम हमारे बीच जानते हैं कि राहुल सर हमारे बीच में है, आपके प्रश्न का जवाब देंगे। राहुल सर हमारे जी बीच में सर जी, ये भी, हाँ, भी नमस्कार है राहुल अभी। सर, नमस्कार। राहुल सर, जब हम पीआईओ को आवेदन देते हैं और आवेदन देने के बाद हमें से समय सूचना नहीं मिलती है और वो सूचना को कुछ बाउंडेशन लगाकर बाधित भी कर देता है अधिनियम अनुसार, उसके उपरांत हम जो है प्रथम अपील करते हैं। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी की एक तो शक्तियां और उसके अधिकार और उसको कार्रवाई करने की पावर क्या क्या होती है सर? सर देखिए, प्रथम तीसरा। अपील अधिकारी की पावर जो है वो तो डायरेक्ट करेगा, वो तो बेसिकली आपकी उसको आपको मालूम है कि सेक्शन 19(6) में उसको 30 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई करनी है। और जो जी आप सेक्शन 6(9) पढ़ेंगे, वो 19(6) पढ़ेंगे, तो 19(6) में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शेल डिस्पोज ऑफ, जिसका मतलब उनको करना ही है 30 दिन। और जो किसी कारण वश अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और ये तमाम चीजें, तो उसको 45 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन और मैक्सिमम 45 डेज में फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को इसमें डिसीजन लेना है। लेकिन 45 डेज पर भी एक्सटेंड करेंगे तो उसमें जो डिले होगा उसको उनको राइटिंग में लिखना पड़ेगा अपने इसमें। कोई फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी डिले को राइटिंग में रिकॉर्ड करते नहीं है। तो ये तो एक उनका उनके ऊपर एक बाइंडिंग है, एक रूल है, कानून है। और इस कानून के वॉयलेशन के लिए कोई अधिकारी अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो डेरिलेक्शन ड्यूटी का भी मामला बनता है। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट आप जा सकते हैं, अपील में जाएंगे, लेकिन जो सेकंड अपील में जाएंगे और सेकंड अपील में जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके पास कोई पावर नहीं है सच, क्योंकि एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये तो एक विषय तो ये भी है कि उसमें डायरेक्शन ड्यूटी के लिए सूचना आयोग भी उनके अगेंस्ट कह सकते हैं उनके अथॉरिटीज को कि भाई ये डायरेक्शन ड्यूटी का मामला है। और दूसरा, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट एक अलग से सेपरेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी ये अपना काम करते ही नहीं है और सेक्शन 19(6) में स्पष्ट रूप से इनके ऊपर ये बाइंडिंग है और ये लोग काम नहीं करते हैं और डायरेक्शन ड्यूटी का मामला है, तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो एक लिखित में जी सर कंप्लेंट सर जो है सर उनके थोड़ा सा अगेंस्ट। सर वो थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा इसमें ही। जी सर
अरे किसी की काट देता हूँ मैं सर, 2 मिनट सर, हो 2 मिनट। राहुल सर, ये जो आप बता रहे हैं, ये किसको करना होगी? संबंधित विभाग को की जाना चाहिए या देखिए आयोग को देखिए की जाना चाहिए? देखिए, दो चीजें उसमें। जब सर अगर आपका पर्सनल अथॉरिटी अगर बदमाशी कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर ले रहे हैं, तो उसमें आप दो काम करेंगे। एक तो आप सेकंड अपील आप मूव करेंगे। सेकंड अपील में आप आयोग को कहेंगे कि भाई यहाँ पर्सनल अथॉरिटी ने गड़बड़ किया है, ये ड्यूटी बाउंड थे, 19(6) का वॉल्यूशन किया है, तो इनके अगेंस्ट जो है आप इनके अथॉरिटी को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कहिए। एक तो आप ये करेंगे, और दूसरा आप सर सर सेपरेटली दूसरा सर आप सर थोड़ा सेपरेटली सा इंफॉर्मेशन दूसरा आप सेपरेटली इनके अगेंस्ट जो फर्स्ट सप्लाई अथॉरिटी है उनके हेड ऑफिस में उस फर्स्ट सप्लाई अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे कि ये जो अधिकारी है ये डिरेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस में काम ही नहीं करते हैं, जो इनके ऊपर कानून के रूप में बाइंडिंग है 19(6) के तहत कि इनको 30 दिन के अंदर काम करना है, 45 दिन में काम करना है, तो ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ड्यूटी का मामला बनता है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो एक कंप्लेन सर उनके हेड ऑफिस में भी आप कर सकते हैं सेपरेटली। सर सर 19(5) का क्या होगा सर इसके लिए? सर हाँ, अभी ये लिख के सर सर दे रहे सर, हैं सर सर 2 मिनट। कि क्या? आपकी बाध्यता नहीं है। फर्स्ट अपीलेट अधिकारी ये लिख के दे रहे हैं साहब बार बार कि हाँ, आपकी उपस्थिति बाध्यकारी नहीं है, और एक तरफा एक अपास्त कर रहे हैं आदेश। आपकी उपस्थिति बाध्यकारी नहीं हो कर करके, और वापस ये अपनी एक तरफा आदेश दे रहे हैं। नहीं देखिए, एपलेट व्यवस्था में तो दोनों पक्षों को सुना जाना आवश्यक है। नहीं सुन रहे हैं और गलत निर्णय ले रहे हैं, तो उसको तो आप चैलेंज कर ही सकते हैं अपील में, सेकंड अपील में, तो उसको तो आप चैलेंज कर ही सकते हैं। सर थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा होगा सर। प्रथम अपील अधिकारी धारा 19(5) का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। खुला है क्या? प्रथम प्रथम अपील अधिकारी, धारा 19(5) हाँ उस 5 का हाँ, तो उसमें उसमें वो उसका उपयोग करके क्या करेगा? कार्रवाई तो कर सकता है सर। मान लीजिए हम आवेदन के बाद प्रथम अथॉरिटी के अधिनियम अनुसार जाते हैं, क्या उसको वो पावर नहीं है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और वो जो आदेश जारी करता है, आदेश जारी करने के बाद पीआईओ उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो वो जो प्रथम अपील अधिकारी होता है, क्या पीआईओ पर किसी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं कर सकता सर? नहीं, तो 19(5) में ऐसा कोई कार्रवाई का नहीं है। 19(5) तो डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो पीआईओ के ऊपर वो करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है 19(5) में। तो 19(5) केवल बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ जो है बर्डन इसके ऑफ बारे में प्रूफ है केवल इनको। बताता है बस। हाँ बस, वो उसमें केवल हाँ, इतना ही बताया गया है। तो उसमें मतलब जिम्मेदारी अपीलकर्ता की है या पीआईओ की है, केवल इतना वो निर्धारित करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, किसको क्या प्रथम साबित अपील करना है। अधिकारी को तो हाँ, प्रथम तो इसलिए केवल अधिकारी को तो मैं वो उसको इसमें बोल मौका दे देता है, प्राप्त नोटिस नहीं दे होगी देता सर है, नोटिस का जवाब पीआईओ दे कार्रवाई देता है, की। बस खत्म। बर्डन ऑफ जी प्रूफ हो गया, देवेंद्र उसने राहुल अपना सर, मैं बात बोल पक्ष सकता कह हूँ दिया, अगर अनुमति हो तो इतना इस ही पर। होता है बस। जी देवेंद्र जी। सर, इस बर्डन पे ऑफ प्रूफ जबलपुर का है हाईकोर्ट उसमें में तो। एक हाँ, निर्णय आ चुका है सर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर मोदी वाले मामले में 2020 में डिसीजन दिया था कि 19(5) की पालना नहीं करने के कारण से कमिश्नर के ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 19(5) सर एक तरीके की प्रक्रिया है। जब आप कोई अपील करता है, तो अपील करने वाला व्यक्ति का उस अपील का जवाब देना एक तरीके से जिम्मेदारी होती है पीआईओ की, और वो जवाब सिर्फ 19(5) के रूप में आता है। क्योंकि जो जैसे हम किसी कोर्ट में जाते हैं सर, कोई पिटीशन लगाते हैं, तो उसका जवाब सामने वाला रिस्पोंडेंट देता है। उसी प्रकार 19(5) अपील की वो प्रक्रिया है जिसमें रिस्पोंडेंट उसका जवाब देगा, और इस प्रक्रिया को पूरी किए बगैर कोई भी अपीलीय अधिकारी कोई निर्णय ले ही नहीं सकता। भाई मैंने अच्छा, सवाल उठाए चलिए हैं, मैंने चलिए इश्यूज रेज चलिए। किए हैं, वो उसका अच्छा, जवाब नहीं दे रहा। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। जी मान लीजिए एक केस है, पीआईओ ने जवाब नहीं दिया, मामला फर्स्ट अपील अथॉरिटी में गया, पीआईओ ने जवाब नहीं दिया, मामला सेकंड अपील में गया, पीआईओ ने जवाब नहीं दिया और जवाब दे ही नहीं रहा है, सेकंड अपील अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा दी, तो आपका कहना है पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई नहीं होगी? सर, सर मेरा नहीं, कहने का मतलब मैंने है, कार्रवाई सर मेरा नहीं कहने होने का वाली मतलब है बात नहीं कही। पीआईओ। मैंने बोला कि अगर मैं अपील लगा रहा हूँ, मैं अपील लगाया हूँ, अपने इश्यूज रेज किया हूँ ना, उस इश्यूज हम्म को जो रेज किया हूँ, आप सामने वाले को सुनोगे कि नहीं सुनोगे कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। हाँ, तो वो वो चाहे बर्डन आप ऑफ 20 की प्रक्रिया के अंदर प्रूफ भी सुनो, देखिए चाहे उसमें। आप 19(5) का मतलब तो समझिए ना कि 19(5) में तो क्या लिखा हुआ, 19(5) में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पीआईओ। नहीं सर, पीआईओ को प्रूफ 19(5) करना है कि इस बात को बोल रहा है
19 नहीं 5 इस देवेंद्र बात जी को मेरी बोल बात रहा सुन है। लीजिए, इसमें अनुपालन सर कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये जो जितने भी सर हैंडबुक सर है, सर मैन्युअल मेरी से एक बार पढ़ बात लीजिए पूरी अपीलीय हो जाने अधिकारी के। दीजिए। इसमें सर ये होता एक है कि वो नोटिस दे देता है, नोटिस का जवाब पीआईओ दे देता है। दैट इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड एज पर 1905। इस तरह से वो इम्प्लीमेंट होता है। तो सर सर 4(1) के ये तहत कारण बताओ नोटिस भी तो जारी कर सकता है पीआईओ, वो एफएफए। नॉट एट क्या ऑल। कारण बताओ 20 में कोई पावर ही नहीं है अपीलीय अधिकारी को। 20 में केवल आयोग को पावर है। 20 में तो आयोग नहीं को कारण तो पावर बताओ है। नोटिस जारी नहीं कर सकता हो। वो केवल ये होता है तो कि सर नोटिस जारी करता है, कारण बताओ नोटिस नहीं होता है। वो इसलिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक में वो देखिए उसके एक रैंक ऊपर ही होता है। तो इसलिए जो प्रोसीजर है, मेरे खिलाफ तो करीब 92 केस हुए, 92 फर्स्ट अपील केसेस हुए। तो उसमें ये होता है कि अपीलीय अधिकारी हमको नोटिस देता था, हम उस नोटिस का जवाब देते थे। इस तरह से 19(5) का पालन हो जाता था। हम अपना पक्ष साफ कर देते थे कि ये कारण है, अमुक अमुक धारा में आता है, इसलिए हमने ये सूचना नहीं दी जा सकती। फिर वो जो भी ऑर्डर करे तो उसके मुताबिक फिर आगे कार्रवाई होती थी। ये सर प्रक्रिया है। सर नोटिस पे सवाल रेज नहीं होता है, वो नोटिस के साथ में आईओ अपील को भेजता है जिसमें सवाल रेज होता है, जिसका जवाब देना होता है पीआईओ। नोटिस हाँ कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब अरे पीआईओ देता है। नोटिस के लेकिन हाँ साथ आप, में जो मुझे वो ये भेजे ना समझ ये भेजे में नहीं उसका आ फर्क रहा, नहीं पड़ता। मुझे ये वो समझ में नहीं आ ऑलरेडी रहा हमारे जो पास इनका प्रश्न एप्लीकेशन है। होती है। ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन की कॉपी एक होती ही है। मिनट, एक तो एक मिनट वो सुनिए। अपीलीय बीरन अधिकारी जी, का मुझे बर्डन बीरन नहीं है जी, कि वो क्वेश्चन कॉपी खत्म वॉपी करना बीरन है। भेजे। जी, तो वो कभी भेजते बीरन कभी जी, नहीं भी देवेन जी, भेजते। हाँ बीरन जी, ठीक। देवेन जी होल्ड करिए थोड़ा सा। राहुल सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, एक एक करके अपन सुनते हैं। हाँ राहुल मुझे सर। ये मुझे एक चीज बताइए, जिनका मूल सवाल था वो 19(5) में क्या कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं, ये बता सर दें वो। सर मैं ये चाहता हूँ, सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उनको हाँ, इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है कि पीआईओ के विरुद्ध अपने हिसाब से 20(1), 20(2), यस 19(8) एग्जैक्टली, की हाँ कार्रवाई कर बस सकता है, नहीं यही कर सकता है? मूल प्रश्न आपका यही है कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं प्रथम अपील जी जी अधिकारी। अब जी सवाल ये जी उठता है कि देखिए प्रथम अपील अधिकारी जो है वो सिर्फ उन्होंने अगर मान लीजिए कि उन्होंने सिर्फ आगे सिर्फ इतना बोल दिया कि आप भाई ये जानकारी दीजिए। अब किस तरह से कंपेल कर सकते हैं, कंपेल करने का कहीं उसमें एक्ट में लिखा नहीं है। दूसरा, ये एक बहुत थिन लाइन है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे कि अरे मैंने भी कई बार अधिकारियों को बोला भाई आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेते अगेंस्ट अलग से। फर्स्ट बिल्कुल अथॉरिटी बिल्कुल। को बोला भाई आप अपना आपका आप सीनियर अधिकारी जो क्योंकि सीनियर अधिकारी फर्स्ट अथॉरिटी बनता है। मैंने कहा कि आपका जूनियर अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा है, तो ये डायरेक्शन ड्यूटी का भी मामला है, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले लीजिए। लेकिन एक ये बड़ा खतरा भी है इसमें। इसमें क्या हुआ, यहाँ भोपाल में यहाँ पर एक सेक्रेटरी थे यहाँ डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में। वहां एक पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे कई पीआईओ देते भी इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब फर्स्ट अपील अथॉरिटी नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी, और उनके अगेंस्ट जो कारण बताओ नोटिस इशू कर दिया कि इन्फॉर्मेशन दी कैसे और इसमें कार्रवाई होगी, ये होगा, ये सब करेंगे। तो फिर वो मेरे पास आए, तो फिर मैंने कानून के हिसाब से फिर उनको पूरा एक प्रेजेंटेशन जो है रिप्रेजेंटेशन उनको बनवाया, फिर उन्होंने दिया। तब उनको थोड़ा सा कानून की समझ में आई। होता क्या है कि देखिए अगर ऐसे होने लगा तो फिर क्योंकि एक्ट में तो लिखा नहीं है कि कानून की ये जो धारा 20 की कार्रवाई होगी वो तो आयोग ही कर सकता है, आयोग केस पर ही करेगा। तो आयोग जो है वो पावर अगर फर्स्ट अथॉरिटी अगर एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, चीजें निचले स्तर पे चली जाएंगी, और कानून में उसका कोई वो भी नहीं है। तो ये जो मतलब डबल एज शॉर्ट टाइप है कि मतलब ना आप अगर वो पावर आप वहां दे रहे हो तो फिर वो दिक्कत भी हो सकती है कि कल नीचे को क्या उन्होंने क्या एक्शन ले लिया, क्यों ले लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए भी तो काम हो सकता है ना। इन्फॉर्मेशन देने की पावर की आप बात कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन रोकने की पावर भी फर्स्ट अथॉरिटी के पास आ सकती है, तो वो भी जी वैसे कर सकते सर हैं। सर डिनायल सर तो और करते जैसा, नहीं है इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन सर देने जैसा की जगह पर रोकने का काम ज्यादा होगा, क्योंकि वो विभागीय लोग रहते हैं। सर सर जैसा हम 18 में जाते हैं, 18 शिकायत में चले गए आयोग में, और उसमें पता है कि भाई शिकायत में जो है, जो आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं, उनको जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसी कुछ हम्म, शक्तियां इनको भी मिली होती है प्रथम अपील अधिकारी नहीं को? नहीं नहीं, नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा उसमें लिखा ही नहीं ना कहीं, वो तो सेकंड अपील और आयोग के लिए है। जो हम्म, सेक्शन 18 को पढ़ेंगे आप कानून, तो उसमें सेकंड अपेलेट अथॉरिटी की बात आ रही है। सेक्शन 19 में जो पावर की बात आ रही है वो पावर जो है सेकंड अपेलेट अथॉरिटी की आ रही है। तो फर्स्ट हम्म। अपेलेट अथॉरिटी की पावर नहीं है। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करेगा, कितने समय सीमा में करेगा, रीजन अपना रिकॉर्ड करेगा, ये सब जिक्र है उसमें।
तो सर प्रथम अथॉरिटी जो है धारा 19(5) के तहत जो जन सूचना अधिकारी है उसके जो जो अपना बयान देगा, जो अभी कथन देगा, उसको लेखबद्ध करके आवेदक को सूचित तो करेगा सर, पत्र जारी करेगा। हाँ हाँ, प्रथम अपील अधिकारी वो सारी कार्रवाई करेगा जो अपीलेट अथॉरिटी करते हैं। तो हर ऑर्डर में चलिए करती है चलिए अपीलीय चलिए अधिकारी सब चलिए, एक पुलिस मिनट वो मेरे भेजते हैं तो और को। क्या पक्ष है हाँ वो भी लिखते हैं, और वो वो सब अपीलीय लिखते अधिकारी हैं। करते ही करते हैं। सर और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा टाइम एक बज चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांति समय से क्रांति समय, सुरेश मौर्य जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। सुरेश मौर्य जी, जी सुरेश मौर्य जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, सुन रहे हैं? प्लीज। ठीक है, सुरेश मौर्य जी नहीं सुन पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। किशन लाल बैरवा जी आपका क्या प्रश्न है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी मेरा प्रश्न ये है सर कि